सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक्स को। तो पहला टॉपिक है इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट पे। आज बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है यहाँ पे। तो इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट, फिर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एनवायरमेंट का टॉपिक है। देन वी हैव राइज ऑफ एआई इन इंडियन मिलिट्री। ये डिफेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है, मेनली इंटरनल सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में। तो ये है जैंग पीटो करके है, ये डिस्कस करेंगे, कल्चर पार्ट है। उसके बाद चैमनिट्स करके है, मैपिंग इन न्यूज़ का टॉपिक है। फिर आज सैटरडे को मैं आपको हर सैटरडे को ऐसे का टॉपिक देता हूँ, देख लो आप। रिलीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप लोग हिस्सा बन सकते हैं, लाइक ऐसे का सेपरेट कोर्स है तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पे अपने ऐसे को अपलोड कर सकते हैं, आकलन प्लस का हिस्सा बन सकते हैं अपने आंसर को इवेल्युएशन के लिए। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है, जो कि 5M सीरीज आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी, ये ध्यान रखना है आपको। विथ रेफरेंस टू भारत पोल के बारे में, इज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इज द पोर्टल डेवलप्ड बाय सीबीआई। सीबीआई इज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल इन इंडिया एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्रिमिनल मैटर्स। इनकरेक्ट आपको बताना है कौन सा। लास्ट में वील डिस्कस जो भी आंसर है इसका। क्रैश कोर्स 11th मतलब आज तक का शेड्यूल मैंने आपको दे दिया है। तो ये है, नेक्स्ट वीक का शेड्यूल आपका आज जारी हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे। अल्टीमेट कोर्स है। क्रैश कोर्स की बात अगर किया जाए तो इसमें पूरा स्टैटिक और करंट अफेयर्स आपका कवर होगा। तो ये आप देख सकते हो, ये क्लास का ही आपका स्क्रीनशॉट है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी कवर हो रही हैं, जिसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल स्टैटिक सब्जेक्ट्स, एनसीईआरटी, मैपिंग, एडवांस बुक्स, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। इवन 2 इयर्स का प्रीलिम्स का स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी इसके अंदर कवर्ड है। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जीएस पेपर 1 में टारगेट 120 प्लस आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं, अगर पूरे कंटेंट को आप अच्छे से कवर करके जाते हैं। अगर आपने कहीं और भी ज्वाइन कर रखा है तो ज़रूर से इस कंटेंट को ज़रूर से आप लोग गो थ्रू होंगे। और अभी जो है 12 और 13 जनवरी को मकर संक्रांति और लोहड़ी ऑफर है। सारे कोर्सेज में 50% ऑफ है, लेकिन ये जो कोर्स है इसमें लगातार आपका ऑफ चल ही रहा है, ठीक है। तो इसमें यूज़ द कोड UPSC 25, ये कोड यूज़ करके आप लोग कर सकते हैं। बाकी सारे कोर्सेज में 12 और 13 जन को सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ होगा। यहाँ देखते हैं पहले, इंडिया राइट्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चाइना का नया डैम है, क्या इम्पैक्ट है, इस पर हम लोग का चर्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका है। अब यहाँ से एक टॉपिक जो मैंने आपके लिए पिक किया, जो UPSC का दिमाग वहाँ पे जा सकता है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई है। तो इसमें इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल पे प्रश्न आ सकता है, इसके वर्किंग के ऊपर प्रश्न आ सकता है, इनलैंड वाटरवेज के ऊपर प्रश्न आ सकता है। तो वो सब पॉइंट्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये माइंड मैप से आपके रिवीजन के लिए, जो मैं आपको प्रहार बैच के अंदर जो कंटेंट कंपाइल करके देता हूँ हिंदू सेशन का, तो उसमें आपको जो प्रहार बैच जिसमें प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स आपका दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है, तो ये आप देखोगे तो इसमें पूरा ये रिवीजन माइंड मैप्स हैं जो आपको दिए जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं इनलैंड वाटरवेज की अगर बात करें, इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो इसको ट्रांसफॉर्म करने की बात की जा रही है। इसमें लगभग 45,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। और इसमें जैसे क्रूज़ टूरिज़्म, जो एक बड़ा सा जहाज़ होता है, और फिर उसमें ईजिली मतलब लोग अपना जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं और उसका चार्ज रहता है, तो उससे भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान भी है इसके लिए, जिससे कि अलॉन्ग जो इनलैंड वाटरवे है उसमें ट्रैवलिंग और दूसरी जो एक्टिविटीज़ है उनको इम्प्रूव और इंक्रीज़ किया जा सके। तो एक तो क्रूज़ को डेवलप करना है, क्रूज़ टर्मिनल, क्रूज़ वेसल्स, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ क्रूज़ रुकेगा, कहाँ से जाएगा, इस टाइप से पूरा एक सिस्टम डेवलप करना। विज़न 2047 का है, जिसमें कार्गो मतलब सामान ढोने का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाए। अब ये भी एक चिंता का विषय भी होगा कि इसका एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है। क्रूज़ सर्किट है, बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्रूज़ सर्किट्स जो हैं विथ ओवरनाइट स्टे, मतलब कई जगह पे क्रूज़ पे रुकने का सुविधा है। टर्मिनल मतलब जहाँ से, जैसे एयरपोर्ट का टर्मिनल होता है जहाँ से एयरपोर्ट के अंदर जो जहाज़ हैं वो आपके उड़ते हैं, इसी तरीके से क्रूज़ टर्मिनल्स का भी एक्सपेंशन जो है वो किया जाएगा। इनलैंड रोल ऑफ इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। एक हरित नौका गाइडलाइंस भी है, जिसमें खास तौर से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे जो वेसल्स हैं वो इस्तेमाल हो जिससे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। फिर किस तरीके से जो एडिशनल वाटरवेज को ऐड करना, टूरिज़्म और ट्रेड को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, तो इसके लिए भी प्लानिंग है। और इस सब प्लानिंग का जो एक रूपरेखा है वो इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग्स में आपका डिस्कस किया जाता है। फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिस भी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर, इको फ्रेंडली फ्यूल का इस्तेमाल, जैसे इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का इस्तेमाल, हाइड्रोजन बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल,
पिलग्रिमेज जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट करना, जो आपके रिलीजियस प्लेसेस के अंदर जो ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके उस टूरिज़्म को किस टाइप से प्रमोट किया जाए, तो वो भी है। मेनली यहाँ पे जो जो मूवमेंट है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड हो, इन द सेंस कि इको फ्रेंडली फ्यूल और इन सब का भी इस्तेमाल आपका किया जाए। फिर अमृत काल विज़न 2047 के तहत अगर देखा जाए तो इसमें कुछ और भी है, जैसे पोर्ट बेस्ड एग्लोमरेशन। यहाँ पे ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए जो पोर्ट मतलब जैसे बहुत सारे जो कोस्टल इलाकों में पोर्ट्स का डेवलपमेंट आपका हो रहा है, तो उसको जोड़ना, उससे रोड को जोड़ना, रोड से जहाँ ज़रूरत पड़े इनलैंड वाटरवे से जोड़ना, तो ये सब कनेक्टिविटी पोर्ट को दूसरे लेवल पे कनेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एक पोर्ट अगर यहाँ लोकेटेड है और यहाँ तक जाना है तो कैसे रोड, रेल, इनलैंड वाटरवे अगर प्रोवाइडेड है तो वहाँ से यहाँ तक जाया जा सकता है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए भी प्रयास आपका किया गया है। बाय 2047 तक ये भी अप्रोच आपका रखा गया है। अभी मल्टी मॉडल टर्मिनल स्टैब्लिश किए गए हैं वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया के अंदर, जहाँ पे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश किया जाए, और नए नेविगेशनल लॉक्स एट फरक्का, इम्प्रूव नेविगेबिलिटी। तो यहाँ पे ये लॉक्स हैं, मतलब जैसे जो ट्रांसपोर्ट है इनलैंड वाटरवे के माध्यम से इजीली हो सके, वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहे, सो इसके लिए नेविगेशनल लॉक्स भी बने हैं, मल्टीनेशनल टर्मिनल्स भी बने हैं। तो कुछ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको डेवलप आपका किया गया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि अच्छा हम क्या करना चाहते हैं इनलैंड वाटरवे डेवलप करके, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारे प्रयास हैं। इसमें अगर 10 नंबर का भी प्रश्न है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आप इतना लिख सकते हैं। अगर बात किया जाए इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल की, ये सेटअप 2023 के अंदर हुआ था, और इसमें इनलैंड वाटरवे मतलब जो, अच्छा आई होप आप लोग इनलैंड वाटरवे शब्द का मतलब जानते होंगे, मतलब जो नदियां हैं या जो वाटर बॉडीज़ हैं अदर देन समुद्र, उसके माध्यम से जो ट्रैवलिंग है बाय यूजिंग वेसल्स, तो वो हम ऐसे जो है उनको इनलैंड वाटर बॉडीज़ भी हम बोलते हैं। सो जब इनलैंड वाटर बॉडीज़ की बात करें तो देखो रिवर ही एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीज़ें मूव करती, तो बहुत अच्छा सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट स्टेट रिलेशन होना चाहिए, प्लस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सेंटर स्टेट के बीच में कोऑपरेशन, स्टेट स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन भी आपका होना चाहिए। मेजर अगर नेशनल वाटरवेज की बात करें तो ये थोड़ा सा आप लोग लिस्ट याद रखो, जैसे गंगा भागीरथी हुगली 1620 किलोमीटर की है, ब्रह्मपुत्र रिवर है नेशनल वाटरवे 3, वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपारण कैनाल, और उद्योग मंडल कैनाल नेशनल वाटरवे 4 है, कृष्णा, यहाँ मैपिंग में भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको, और नेशनल वाटरवे 10 है, NW83 राजपुरी क्रीक, एंड NW85 यहाँ पे रेवाकांडा क्रीक, NW91 शास्त्री रिवर जयगढ़ क्रीक सिस्टम, NW68 मंडोवी रिवर, NW111 जुआरी रिवर भी है, NW73 नर्मदा रिवर है, NW100 तापी रिवर है, 97 सुंदरबन वाटरवेज है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये भी आप देखना कि मांडवी रिवर भी है, और यहाँ पे देखो जुआरी रिवर जो है इसको कनेक्ट कर मर्मुगांव जो पोर्ट है उससे भी कनेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो पोर्ट और जहाँ ज़रूरत पड़े पोर्ट को इनलैंड वाटरवे से भी कनेक्ट करके एक प्रॉपर कनेक्टिविटी जो एक नेटवर्क है वो डेवलप आपका करने का प्रयास है। अब इसमें आपका दिमाग का थोड़ा सा वर्क करना चाहिए कि अच्छा इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये सारा। जैसे आप रोड पे चलते हो, रेलवे पे चलते हो, इसी तरीके से पानी पे भी अगर सुविधा होगी तो लोग जो है मूव करेंगे, तो इस पर भी कार्य जो है किया जा रहा है। 2024 फर्स्ट ईयर टू ब्रीच ग्लोबल वार्मिंग लिमिट जो है ग्लोबल वार्मिंग की लिमिट इसमें ब्रीच हुई है, तो इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 2024 मार्क द फर्स्ट ईयर जहाँ पे जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो अब इसका इम्पैक्ट ह्यूज हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब जैसे मिड ऑफ 19th सेंचुरी है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो एवरेज टेम्परेचर था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो 1.5 डिग्री सेल्सियस आपका ज़्यादा। अब आपके मन के अंदर आएगा कि यार 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या ही होता है। देखो एक जैसे हमने कई अभी इंडेक्स डिस्कस किया था कुछ दिन पहले ही, उसमें एक चीज़ डिस्कस किया था कि अगर ओशन का टेम्परेचर मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर हो जाएगा तो ऐसे कंटेक्स्ट में एल नीनो जैसे इवेंट्स आपके हो जाएंगे। आप इमेजिन करो कि अगर एल नीनो जैसे इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो हमारे मानसून पर कितना नेगेटिव इफेक्ट होगा, बारिश, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और उससे एसोसिएटेड चीज़ें जो हैं काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और भी है जैसा आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरा आर्टिक ओशन जो कि बर्फ़ से ढका होता है वो पूरा पानी
में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाइट से, और वो आपका ब्लू वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सूरज की जो रोशनी है वो पानी पर जब पड़ेगी तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मान लो ये बर्फ़ है, बर्फ़ पे अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो क्या है, वो मतलब बर्फ़ में क्या है कि एल्बिडो बहुत अधिक, मतलब जो भी आपका पड़ेगा, जो सूरज की रोशनी अगर पड़ती है तो क्या वो रिफ्लेक्ट होगी इन दिस केस, जैसे अगर बर्फ़ की बात करें। लेकिन वाटर की बात करेंगे तो जितनी सूरज की रोशनी पड़ेगी इट विल बी एब्सॉर्ब, तो दोनों की प्रॉपर्टी वेरी करती है। तो आर्टिक रीजन के अंदर हीट जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती थी और वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता था, हाँ टेम्परेचर आपका लो रहता था, अब वहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी अगर बर्फ़ पूरे तरीके से पिघल जाएगी, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी वेरी करती है और इससे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी अफेक्ट होगा। तो ह्यूज बदलाव होगा अगर ये टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, और फिर हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये जो डिकेड है 2015 से 2024, ये 10 वार्मेस्ट के रूप में कंसीडर किए हैं, तो इसका मतलब ग्लोबल टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। एवरेज जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो भी आपका हाई देखने को मिल रहा है, लाइक 20.87 डिग्री सेल्सियस 2024 की बात अगर किया जाए, और इसमें भी सी सरफेस टेम्परेचर पे भी बढ़ा। देखो सी सरफेस टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इससे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कोरल रीफ्स हैं, तो कोरल रीफ्स के अंदर जो एल्गीज, जू जंथली करके एल्गीज हैं, वो पूरी आपकी वो मर जाएंगी। उसके बाद मैराइन इकोसिस्टम पूरा अफेक्ट होगा। इसके अलावा ये भी होगा कि बहुत अधिक अगर सी सरफेस टेम्परेचर होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो जब इवापोरेशन होगा, जो कंडीशन होगा बारिश का वो ऐसा होगा कि समुद्र के ऊपर ही बादल बनेंगे और समुद्र पे ही बारिश हो जाएगी। प्लस फ्रीक्वेंसी जो है साइक्लोन की बनने की वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा डिजास्टर के चांसेस भी बनेंगे। ऐसी जगह बारिश हो सकती है जहाँ पहले बारिश होती ही नहीं थी, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत अधिक है और बारिश बहुत अधिक जो है वो भी हो सकती है। फिर एल नीनो जैसे इवेंट्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न। एल नीनो जैसे इवेंट आपके बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे और उसका भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एल नीनो ला नीना के ऊपर डिफरेंस हमने कई बार डिस्कस भी किया है। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, तो अब जैसे मान लो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है। अब फर्दर व्हाट विल हैपन कि जैसे जैसे ये वार्मिंग होती जाएगी, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होते जाएंगे, चाहे ड्रॉट हो, फ्लड हो, या जो भी एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट है, तो पूरी की पूरी जो सस्टेनेबिलिटी है इकोनॉमीज़ की, खासतौर से डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, और या जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक है, वो भी बहुत नेगेटिवली आपका अफेक्ट होंगे। कई चीज़ें इमर्ज होंगी, जैसे एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज। एनवायरमेंट जो रिफ्यूजीज कौन होते हैं, मतलब एनवायरमेंट रिफ्यूजीज बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट एनवायरमेंट रिफ्यूजीज, तो ये जो एनवायरमेंट रिफ्यूजीज हैं, मतलब एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से लोग माइग्रेट उन्हें करना पड़ रहा है, कहीं सूखा, कहीं फ्लड, कहीं कुछ स्थिति बन रही है, कहीं हीट वेव्स, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत अधिक माइग्रेट करना पड़ेगा। और अगर माइग्रेट करेंगे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर सी लेवल राइज होगा तो भारत के कोस्टल इलाकों से सब लोग अंदर की तरफ माइग्रेट करेंगे, और वो कई सारे रिसोर्सेज पे प्रेशर बनाएगा। अर्बनाइजेशन बहुत मैसी होगी, विद इन अर्बनाइजेशन जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसके अपने चैलेंजेस जो हैं वो रहेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर 2050 तक कहा गया कि 2 डिग्री सेल्सियस से आपका बढ़ सकता है, तो ज़रूरी क्या है कि जो फाइनेंशियल पैकेज है वो प्रोवाइड करना डेवलप्ड देशों के द्वारा डेवलपिंग देशों को, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, प्लस एडाप्टेशन, मिटिगेशन, प्लस लॉस एंड डैमेज, इन सब चीज़ों के लिए जो पैसा है वो प्रोवाइड करना डेवलप्ड देशों के द्वारा, या फिर डेवलप्ड देशों ने जो पैसा देने का प्रॉमिस किया वो उनको करना चाहिए, जिससे कि ईजिली चीज़ों का ट्रांजिशन हो सके। सो इस पर भी जो है इस पर भी जो फोकस करने की बात आपकी की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको जो है ध्यान में रखना है। तो ये डायग्राम इससे आप देख लेना। फिर देखते हैं इंडियन जर्नी सो फार ऑन द एआई मिलिट्री वैगन। अब ये आपका डायग्राम है जो कि प्रहार में मैं आपको दूंगा, प्रहार बैच जो करंट अफेयर्स का है सौरभ पांडे CSE ऐप में। तो ये आपको मतलब इससे फटाफट आप 2 मिनट में रिवाइज कर लेना, बाकी आगे डिस्कस करते हैं। द राइज ऑफ एआई इन इंडियन मिलिट्री। देखो एआई का इस्तेमाल बहुत जगह पे हुआ, फार्मास्यूटिकल और दुनिया भर की चीज़ों में है। तो यहाँ पे एआई का जो इस्तेमाल है मिलिट्री एप्लीकेशन में भी है, और इसमें डिफेंस बजट ऑफ 6.21 लाख करोड़ आपका है, और नेशन जो है इसमें हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और किस तरीके से एआई का इंडिया के डिफेंस सेक्टर में यूज़ किया जाए इस पर भी काफ़ी सारी रिसर्च चल रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन मिलिट्री ऑपरेशन, इस पर काफ़ी सारी चर्चाएं भी चल रही हैं, और हम भी अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कंट्रीज़ जो हैं लाइक मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ के अंदर दूसरे जो देश हैं, चाहे यूएस हो या कोई भी डेवलप्ड देश, देखो तो एआई का इस्तेमाल मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ में कर भी रहे हैं, और हमें भी इसमें, क्योंकि एआई के इस्तेमाल से जो वॉरफेयर है, डिफेंस है, उस पर भी काफ़ी बदलाव आपका आएगा, तो हमें भी इस एरिया के अंदर काफ़ी अधिक जो है प्रयास करने का
ज़रूरत है। तो इंडिया के कुछ इनिशिएटिव है लिए जा रहे हैं, जहाँ पे एआई का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में बढ़ाने की बात आपकी किया जा रहा है। कई सारे की डेवलपमेंट्स भी आपके किए गए हैं, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इज़ द इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग मिलिट्री एप्लीकेशन में इसमें भी फॉर एग्जांपल एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सर्विलेंस और सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। इंद्रजाल ऑटोनॉमस जो ड्रोन की बात अगर किया जाएगा, तो ये हमने डेवलप किया है, जिससे कि जो रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को देखते हुए ये अपनी एक्टिविटी करेगा। फिर ज़रूरी क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ाया जाए इंडिया के एआई इकोसिस्टम के अंदर। अगर फॉरेन इन्वेस्ट, जैसे कई सारे माइक्रोसॉफ्ट है वो इन्वेस्ट कर रही है लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्ट करके जो डेटा है उसको बिल्ड करना, टू बिल्ड डेटा सेंटर तेलंगाना के अंदर बनाने की बात की है। प्लस और पैसा जो है आ रहा है, जिससे कि एआई कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके। एआई को अडॉप्ट करने का चैलेंज क्या है कि यहाँ पे कई हर्डल्स हैं कि एआई को हम करें। जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक बड़ा फैक्टर है, पैसा कहाँ से आएगा, कॉस्ट जो है वो हायर होती है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे कुछ इंप्रूवमेंट होगा, फिर डेटा कहाँ से आएगा ये भी देखना है। डेटा का कॉस्ट ऑफ डेटा सेंटर भी बहुत हाई है, कि किस टाइप से हम वो जो डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसका भी कॉस्ट है। फिर किस टाइप से आउटडेटेड जो मिलिट्री हार्डवेयर उसको रिप्लेस आपको करना है, जो कि खुद एक कॉस्टली अफेयर है। और प्लस पॉलिसी में कोई एक मतलब एकरूपता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग लेवल पे टारगेट आपका किया जा रहा है। तो अगर हमें एआई पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करना, तो कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी जो है वो लेकर आना पड़ेगा और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर गाइडलाइन की जो है वो ज़रूरत है। क्लियर गाइडलाइन नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारे गैप्स होंगे। और अगर फ्रेगमेंटेड मतलब ऐसा मतलब टूटा अप्रोच होगा, इन द सेंस कि एक क्लैरिटी नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा, कॉम्प्रहेंसिविटी नहीं होगी, तो उस स्थिति के अंदर क्या है कि सब अपना अपना पॉकेट्स में काम होंगे, साइलोज में काम होंगे, और कहीं ना कहीं जो एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है उसकी लैकिंग होगी। फिर इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे हमें काफ़ी इंप्रूव करना है। अगर दूसरे देशों में इजराइल और चाइना की बात करें तो एआई का इस्तेमाल बहुत अधिक वहाँ पे उन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है अपने मिलिट्री डेवलपमेंट के लिए, अपनी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए। इजराइल और चाइना का एडवांसमेंट लगातार आपका बढ़ता भी जा रहा है और कॉम्पिटिटिव भी है। इंडिया के लिए भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आपके हैं। तो यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रक्चर भी सीलोड है, मतलब एक पॉकेट्स के जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है उनका सेपरेट इकोसिस्टम है, पूरा सेपरेट सिस्टम एंड डॉक्ट्रिन है। तो इसमें भी हमें इंटीग्रेशन लेके आना पड़ेगा। फिर ये जो सीलोड नेचर ऑफ मिलिट्री है, इस कैन लीड टू इंटर ऑपरेबिलिटी इशू, मेक इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एआई सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे मान लो आप, जब ये है कि एयरफोर्स अलग है, नेवी अलग है, मिलिट्री अलग है, वो अपना मतलब एक पॉकेट में ही काम कर रहे हैं। अब अगर आप एक एआई सोल्यूशन ऐसा लेकर आते हो जिसमें तीनों का एक मतलब तीनों के लिए एक सोल्यूशन हो, बट अगर तीनों का एक सोल्यूशन है तो वहाँ पे कोलैबोरेटिव अप्रोच होगा, तीनों को कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा। तो ये भी डिफरेंट ब्रांचेज में कैसे कोलैबोरेशन लेकर आया जाए, ये भी एक चैलेंज है। पब्लिक सेक्टर यूनिट पे बहुत निर्भरता है। अब इसमें एक टैलेंट किस तरीके से है ये भी ज़रूरी है। अब इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं ज़्यादातर, अगर आप देखोगे तो उसमें अगर मेरिट से कॉम्प्रोमाइज्ड है, या मेरिट जो सिलेक्शन का मेरिट है इन द सेंस कि जैसे मान लो कि इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड नॉलेज वाले लोग नहीं हैं इन पीएसयूज़ के अंदर, तो उसमें भी कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सरकारी तंत्र है। अब उस सरकारी तंत्र के अंदर चाहे पीएसयू हो तो कोई हो, तो कुछ पीएसयू तो अच्छा काम करते हैं, बट ज़्यादातर पीएसयूज़ आप देखोगे तो वो सरकारी ऑफिस की तरह काम रहता है। तो उस पर निर्भरता है, तो रिजल्ट कितना देगा ये भी देखने वाली बात है। ज़रूरी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ हम प्रोसीड करें, कि यहाँ पे जो सरकार है और प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन हो। यहाँ पे ज़रूरी है कि सरकार भी जहाँ भी इनोवेशन कंपटीशन है वो रहे, और ये ऐसा नहीं कि हर डोमेन सरकारी तंत्र के अंदर जो है वो सिक्योर रहे या उसी के लिए रिजर्व रहे। प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करना जो है वो ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे हम प्रयास जरूर से कर रहे हैं कि हम अपने एआई पोटेंशियल मिलिट्री पर्पस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करें, बट अभी हमें फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रक्चर बहुत सारे जो आपके मतलब आर्थिक चैलेंजेस हैं, पॉलिसी लेवल पे चैलेंजेस हैं, प्लस जो स्ट्रक्चरल हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एआई सॉल्यूशन तीनों आर्म फोर्सेस के लिए करना चाहते हैं तो कैसे करें, तो स्ट्रक्चर साइलोज हैं उसको दूर करते हुए जो भी स्ट्रक्चरल चैलेंज उसको दूर हमें करना पड़ेगा, और एक कोहेसिव स्ट्रेटजी मतलब सभी को जोड़ते हुए और एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेकर आएंगे एआई बेस्ड, तभी जो है हमें जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो ये है, देखो कल्चर के कंटेक्स्ट में आप लोग जरूर से सोचना, यहाँ पे देखो ये पर्सन है, इसका मुंह यहाँ पे है, आप देख लोगे तो डर भी सकते हो, लेकिन ये कल्चरल एस्पेक्ट है। देखो ये कल्चरल एस्पेक्ट है, और इस पर ये इमेज आपकी आई है आईआर वाले पेज के अंदर जो ई पेपर है। तो देखो यहाँ भी आप देखोगे तो ये इसे हम जैंग बीटो बोलते हैं।
कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अलग करता है। देखो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे देशों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है, जैसे जैसे लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है, तो वो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहे हैं। कल्चर क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, इस टाइप से। मान लो एक बहुत बड़ा रैपर है, मतलब मैंने भी मेनली जो शॉर्ट्स हैं उसी में देखा कि वो रैपर जो है, गाना याद नहीं है ना, बट वो काफ़ी अधिक फेमस थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जो है, बिकॉज ही वॉज प्रमोटिंग द इंडियन कल्चर, तो उसको उनसे मिले। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दलजीत सिंह, मतलब और दूसरे थे वो। तो वो रैपर, अब अगर वो जो रैपर है उनको अगर आप देखोगे तो वो अपना ट्रेडिशनल जो धोती टाइप जो जैसे साउथ में पहनते हैं, तो वो पहन के अपना इधर उधर अपना जाते हैं। तो ये क्या है? कल्चरल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो कल्चर है वो आपको अलग करता है। अदरवाइज देखो, इंसान जो है उनके तो 99% डीएनए भी सेम है। इसके अलावा जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एम्पावरमेंट हमारा हो रहा है, तो वैसे वैसे हम अपने कल्चरल जो कि आपकी लाइफस्टाइल से डिराइव हो रहा है, उसको भी हम सेम कर रहे हैं। वैसा ही हम सब कुछ सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ भी डिफरेंट है उससे हम अट्रैक्ट होंगे। डिफरेंट का मतलब होगा कि अगर ये इंसानी एक माइंड सेट है कि जहाँ पे जो चीज़ सारी सेम है, ठीक है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देगी। आपके बीच में अगर 100 इश्यूज़ हैं, ठीक है, 100 इश्यूज़ हैं, सब में आपका जैसा मान लो 100 इश्यूज़ हैं, 98 में आपके सेम व्यूज़ हैं, बट 2 में आपके व्यूज़ नहीं हैं, सेम व्यूज़ नहीं हैं, तो वही दोनों आपके डिफरेंस क्रिएट करेंगे। मतलब जो नहीं है या जो नेगेटिव है, वही चीज़ आपके व्यूज़, आपके इंक्लिनेशन को डिसाइड और डिटरमाइन करता है। तो कल्चर एक ऐसी चीज़ है, वो भी एक इंसानी इनोवेशन है, वो एक समाज का इनोवेशन है। तो सोसाइटी ने जिस चीज़ को इनोवेट किया, देखो आज के टाइम पे जिस हम मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन दे रहे हैं, हम जो इनोवेट कर रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक चले। अगर आप देखो कि जैसे एक भाषा भी समाज का एक इनोवेशन है, समाज के द्वारा क्रिएटेड एक चीज़ है। बट क्या आज हम ऐसा कोई नया भाषा क्रिएट कर पाए हैं? शायद नहीं कर पाए, मतलब मशीन के द्वारा नहीं, बट इन जनरली एज अ सोसाइटी। जब किसी कल्चर का जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट या उसका जो क्रिएशन की बात करते हैं, तो उसके लिए समाज को एक साथ संगठित होके और फिर उसको एक प्रकार से उसका इनोवेशन जो है वो किया जाता है, या धीरे धीरे वो डेवलप आपका होता है। तो हर एक कल्चर को रेस्पेक्ट करना, क्योंकि यही चीज़ हमें अलग बनाता है। यहाँ पे अलग भी होना एक तरीके से हमें जोड़ने का प्रयास जो है वो करता है, क्योंकि यूनिकनेस जहाँ पे रहेगी उसमें हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट को भी बनाकर रहेंगे। जहाँ पे यूनिकनेस नहीं रहेगी, सिर्फ यूनिफॉर्मिटी रहेगी इवन कल्चरल कंटेक्स्ट में, तो वहाँ पे हम डिफरेंसेस ढूंढेंगे और वहाँ पे शायद जो कोहेशन है हमारे बीच में वो उतना अधिक ना रहे। ये चीज़ पॉसिबिलिटी आपकी बनी रहती है। तो जैंग बीटो की बात करें तो नाइजीरिया के एरिया में ये आपका ऐसा रहता है। जैसे ये जो है ना, इसको बोलते हैं जैंग बीटो, ये ट्रेडिशनल वुडू गार्जियन है। कहा जाता है कि रातों का शहंशाह है एक तरीके से। वो बेनिन, टोगो, नाइजीरिया में रात ऐसा प्रोटेक्ट करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। तो ये मत समझना कि यहाँ के पुलिस का ड्रेस है ये, तो वो ये बस एक बिलीफ है। तो ये काफ़ी इसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस आपका हाईलाइट किया गया है। तो कलरफुल फैब्रिक्स और ये आपका है इसमें। और फिर लोकल फेस्टिवल उसमें सेलिब्रेशन में भी ये रहते हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि जोंगबीटो इवेंट्स जो फॉस्टर्स कम्युनिटी स्पिरिट एंड कल्चरल आइडेंटिटीज़। जैसे एक आप देखोगे ना, कंतारा एक मूवी भी आई थी साउथ के अंदर, तो वो सब लोकल कल्चर, लोकल डिटीज़। आपका देखो बिलीफ क्या है, क्या रैशनैलिटी है, क्या लॉजिक है, वो एक चीज़ है। आप ये समझना, एक पॉइंट मैं आपको देता हूँ, इस पर आप अपना व्यू पॉइंट देना कि हमारी सभी की आंखें सेम है। मेरी बायोलॉजिकल सेंस में, मैंने बात पहले भी बोली है कि बायोलॉजिकल सेंस में हमारी जो आंखें हैं वो सेम है, बट है ना, और उन आंखों में अगर आप सेम रैशनैलिटी भी दे दोगे, फिर भी एक चीज़ को जब वो देखेंगे तो वो सेम व्यू पॉइंट नहीं रखेंगे। मतलब हमारी सेम आंखें भी किसी चीज़ की उसको फुलेस्ट फॉर्म में नहीं देख सकती है, तभी आपका डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है। अगर अगर एक ग्लास में पानी है और मैं अपनी आंखों से उस एक ग्लास के भरे हुए पानी को देख रहा हूँ, और आप भी उस ग्लास है उसमें भरे हुए पानी को देख रहे हो, तो अगर पानी पूरा फुल है तो मैं भी बोलूँगा अच्छा देखो ग्लास पूरी फुल है, आप भी बोलोगे पानी पूरा फुल है। लेकिन अगर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की बात किया जाए, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वो कभी फुलेस्ट नहीं हो
सकता है। तो बायोलॉजिकल सेंस में आपकी आंखें सेम होने से भी आपका व्यू पॉइंट सेम नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर चाहे वो यूनिवर्स हो, यूनिवर्स में मोर देन 95% 95 to 99% चीज़ों को हम जानते ही नहीं है। मतलब मैक्सिमम चीज़ें वी आर नॉट अवेयर ऑफ, जिसे हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देख सकते हैं और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन हम अपनी रैशनैलिटी से डिराइव करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कहीं भी कोई कल्चरल कंटेक्स्ट अगर विजिबल है तो उस पर अभी लॉजिक पे नहीं जाना है कि अरे यार इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, इसने ऐसे क्या किया है। उसका एक तरीके से उस कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है उसको रेस्पेक्ट करना बहुत मैटर करता है। अगर वो विद इन सर्टेन एक जो बेसिक ह्यूमन राइट्स उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें हैं तो उसको रेस्पेक्ट करना बहुत मैटर करता है। और ये रेस्पेक्ट आपका अगर आपके माइंड के अंदर है, वही आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, या वी कैन से एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाता है जो कि अगेन वेल सिविलाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक आता है दैट इज़ जेमनिट्स करके है। तो जेमनिट्स क्या है, ये सैक्सोनी जर्मनी के अंदर ये जगह लोकेटेड है। कार्ल मार्क्स की यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति है, तो इसको रिजुविनेट करने की बात आपकी की जाए, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जब बात करता है तो उसके लिए ये एक बड़ा सेंटर के रूप में माना जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का मॉन्यूमेंट यहाँ पे लोकेटेड, ये जगह न्यूज़ में है, तो मैपिंग के लिए आपको ध्यान में रखना है। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये क्लासेस आपको मिस नहीं करना है, अल्टीमेट क्लासेस हैं जो क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2025 के लिए है। मैं बार बार कहूँगा यूपीएससी 25 आप कोड यूज़ करो, यूपीएससी 25 50% से अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, और ये कोर्स मिस नहीं करना है। अभी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, इसमें मैंने क्लासेस जो हैं आपकी रिवर्स तक कंप्लीट कर दी हैं, और प्लस 8 लेक्चर मैंने आपको एग्रीकल्चर फॉर जीएस कर दिया। एग्रीकल्चर फॉर जीएस मतलब एग्रीकल्चर जो आपको जीएस के लिए पढ़ना होता है, जिसमें लगभग 4-5 प्रश्न आ ही जाते हैं, तो उसके 8 लेक्चर सारे बेसिक्स उसमें कवर हो चुके हैं। आप उसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट शेड्यूल जो है 11 जनवरी तक का तो मैंने शेड्यूल डाल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आपको नेक्स्ट वीक का मिल जाएगा। आप उसको फॉलो करते जाएं। पूरा कॉम्प्रहेंसिव कवरेज पूरा प्रीलिम्स 2025 के लिए है, जिसमें 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स भी है, जो मैपिंग और ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको कवर कराऊंगा। और ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होगा। जब पेपर आएगा आई विल शो यू मोर देन 50% आपका इससे प्रश्न है, इस कोर्स से प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें भी 50% ऑफ है। बाकी सारे कोर्सेस में आपके 50% ऑफ 12 और 13 जनवरी को होगा, तो आप जुड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल, साइंस टेक का कोर्स हो गया, इसमें जनरल साइंस भी होगा, साइंस टेक भी होगा। अगर आप क्रैश कोर्स का हिस्सा हैं तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स ऑन 2 इयर्स प्रीलिम्स करंट अफेयर्स है। ठीक है, आप सेपरेट भी जुड़ सकते हैं अगर आपका मन है। आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, कोई क्वेरी इस नंबर पे, ऑल कोर्सेज पे जाके, ये saurabh-pandey-upsc.com पे डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, इसको जरूर से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और फिर ये जो आपका PDF डाउनलोड कर सकते हैं अलग से, हिंदू चैनल का आपका अलग से टेलीग्राम चैनल है। चलो, ये प्रश्न जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था इसका आंसर ए है, मतलब सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन जो सैटरडे को मैं ऐसे का टॉपिक आपको देता हूँ, रिलीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। महाकुंभ के कंटेक्स्ट में मैंने ये चीज़ लिखी है, तो इसमें आपको 1000 शब्द लिखने हैं, जरूर से जरूर लिखो। अगर आप अपने ऐसे का इवोल्यूशन कराना चाहते हैं तो आप ऐसे कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप आकलन प्लस का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।